राधा और कृष्ण के अमर प्रेम का अनंत सागर, जहाँ की हर कुंज गली उनके लीलाओं की साक्षी है, जहाँ बांसुरी की मधुर धुन और राधा रानी के कोमल चरण से धरती पवित्र हुई, जहाँ कृष्ण के हर कदम ने प्रेम को एक नई परिभाषा दी और राधा रानी के अनन्य भाव ने उस प्रेम को सनातन बनाया। यहाँ का हर वृक्ष, हर पंखुड़ी उनके प्रेम की अमर कहानियां सुनाती है। और इसी दिव्य अलौकिक राधा रानी के दिल के करीब वृंदावन से हमारे बीच उपस्थित हैं विकास कृष्णात्रे। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे पॉडकास्ट में। लेकिन आपसे बातचीत शुरू हो इससे पहले मैं चाहूंगी कि दर्शकों को मैं बता दूं कि विकास जी म्यूजिक कंपोजर भी हैं, लिरिक्स राइटर भी हैं और सिंगर भी, और इसके अलावा रियल एस्टेट में भी हैं जी। तो मैं चाहूंगी कि आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आप खुद को कैसे डिफाइन करते हैं। डिफाइन किस मीन में, किस तरह से? सर मतलब कि आप इतने सारे जॉनरा में एक्सपर्ट हैं, हाँ। लेकिन वो कुछ जो आपको फेवरेट हो, जो आप बोले कि ये है असली विकास जो इस चीज को ज्यादा एंजॉय करता है। नहीं, एंजॉय तो मेरा वैसे म्यूजिक कंपोजिशन में है, मतलब सॉरी लिरिक्स कंपोजिशन में और लिरिक्स राइटिंग में है जी। तो और रहा रियल एस्टेट का काम तो वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो दोनों चीज़ें मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरा जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है वो लिरिक्स में ज़्यादा रहता है। तो सर मतलब आप वृंदावन के रहने वाले हैं, राधा रानी का वो है ही, वो स्थान ही राधा रानी के लिए है, और आपके सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे 30K हैं। यस। तो भजन और इन सब के लिए वो क्या इंस्पिरेशन का काम करता है आपके अंदर? इंस्पिरेशन में मेरे को सबसे पहले तो राधा रानी से ही मिलता है इंस्पिरेशन जी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया हुआ कि मेरा कुछ स्पेसिफिक फील्ड है। रियल एस्टेट में भी सडनली आना था, और लिरिक्स और ये भजन जो करना है ये पहले से हमने मतलब कोई डिसाइड नहीं किया हुआ था। तो या तो आप गॉड ग्रेस मान लो, कि कृपा मान लो उनकी, आप राधा रानी की, उनके आदेश अनुसार ही हम लोग ये कर पा रहे हैं। मतलब राधा रानी के साथ एक अलग कनेक्शन तो आप कनेक्शन फील है, बिल्कुल डेफिनेटली उनके साथ प्योरली हार्ट कनेक्शन है, वो भी उन्हीं की कृपा से। ये नहीं कि उनके साथ भी मेरा कोई डिसाइड था कि भाई मुझे इनको ही मानना है, हमें भी नहीं मालूम कि कैसे क्या चीज़ें हुई है। हमें भी मानना है मतलब सर इस लाइन को, मतलब जैसे आज का मतलब चलन है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कि एक भगवान की तरफ भग रहे हैं तो पूरी पब्लिक उधर ही भग रही है। हाँ, ऐसा कुछ वो नहीं ट्रेंड चल रहा है। हाँ, ट्रेंड चल रहा है, तो वो मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं। फ्रॉम बिगनिंग व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो तब से ही मेरा मतलब ये था कि हाँ, राधा रानी की कृपा करें कि मुझे ब्रज का वास मिले, और ब्रज का वास मिलने के बाद ये सारी चीज़ें होना, रियल एस्टेट में एंटर करना, वो भी किसी फ्रेंड के थ्रू। मेरा बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं था कि मुझे रियल एस्टेट में आपकी खुद की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड 3.5 ईयर्स इन रियल एस्टेट, और उसी के दौरान फिर 1 साल बाद फिर हमने अपने भजन वगैरह करने स्टार्ट कर दिए। वो मतलब मेरा खुद का एक इच्छा था कि मैं भजन वगैरह करूँ। तो सर इन बातों में जैसा आपने कहा कि आप चाहते थे कि आपको ब्रज का वास मिले, तो मतलब आप हमेशा से वृंदावन के नहीं थे? नहीं, बेसिकली बॉर्न एंड बॉट अप वी आर फ्रॉम मेरठ सिटी, बट कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क किया है, तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कॉर्पोरेट में काम किया इन दिल्ली सेक्टर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, और उसके बाद फिर इन द पीरियड ऑफ कोरोना तो हम लोग फिर आपके यहाँ शिफ्ट हो गए थे वृंदावन। कोरोना में वृंदावन सर, मतलब लॉकडाउन का टाइम और वृंदावन का एनवायरनमेंट कैसा था? बहुत पीसफुल था। तो सर आप जैसे कि भजन में इन्वॉल्व हैं, ऐसे भक्ति रस में हैं, और आजकल के युवा कहते हैं कि भटक गए हैं इस राह से, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मतलब युवा भटके नहीं है, वो एक खुद का भी एक इंटरेस्ट होता है, या तो आप इंटरेस्ट मान लो आप, कि आप जब घर से निकलते हैं तो आप अपने मंदिर में सर झुका के जा रहे हैं, तो ये आपकी अपब्रिंगिंग भी है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपको शुरू से एक चीज़ रिचुअल सिखा रहे हैं कि भाई ऐसा करो। सपोज मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी बिटिया है, तो मैं उसको राधा रानी का स्वरूप मानता हूँ, छोटी सी है तो मैं उसके पैर छू के, बिना पैर छुए मैं कहीं नहीं निकलता हूँ। तो ये चीज़ें तो आपके घर से भी स्टार्ट होती हैं, और जैसा माहौल आप चाहोगे वैसे माहौल को आप ऑब्जर्व भी करोगे कि भाई मुझे इसमें रहना है ना। तो वही चीज़ है कि इसमें भटकने वाला कुछ नहीं है, वो जिसका जैसा इंटरेस्ट है वो उसमें जाएगा ही। और मेरे ख्याल से आज की डेट में हमारे वृंदावन में गुरु महाराज हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, श्री प्रेमानंद जी, उनको यूथ बहुत सुनता है, और इवन वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हाँ। इवन उनके पास आपके यंग जनरेशन के भी आंसर हैं, इवन जो ओल्ड एज है उनके भी आंसर हैं, और प्रैक्टिकली भी आंसर हैं, जिनको हम अगर देखें तो एजुकेशन बेस पे या फिर
किसी भी तरीके से जो भी आंसर मतलब क्वेश्चन आपके दिमाग में है, उनका हम्म। बहुत अच्छा वो आंसर देते हैं आपको। तो भटकने वाला सवाल यहाँ ऐसा नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको जो चीज़ सीखने को मिल रहा है फ्रॉम होम, घर से, वो चीज़ आप जरूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे आप। यस सर, मतलब ये जो बात आपने कही है तो बिल्कुल सही है कि घर से ही इनिशिएट होता है ये सब बिल्कुल चीजें। बिल्कुल। लेकिन आजकल की वो है ना कि कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है कि बहुत से क्वेश्चंस वो लोग राम पे भी उठाते हैं, कृष्ण पे भी उठाते हैं कि उनका ये करना गलत था, ये करना हाँ। सही था। मतलब वो धर्म को छोड़ के लॉजिकल वे में थोड़ा ज्यादा जाते हैं। लॉजिकल वे में देखिए, अगर आप हिंदू हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा सा शास्त्रों का ज्ञान आपको लेना चाहिए। अगर हम हिंदुज़्म में हमने बर्थ मतलब जन्म लिया है और हम उसी को फॉलो नहीं कर रहे, उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो दैट्स मीन कि वो कहीं ना कहीं हमसे ही मिस्टेक हो रहा है। अगर हम उसको प्रॉपरली उसको हम रीड आउट करते हैं, उसको हम लेके चलते हैं, जैसे कि हमारी गीता है, अगर हम गीता का भी डेली अगर हम एक पार्ट भी पढ़ें, एक पूरा अध्याय भी पढ़ें, तो भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जिसके पास भी नॉलेज आती है बॉन्ड से तो आती नहीं है, नहीं, वो बिल्कुल। कुछ ना कुछ पढ़ता है। जैसे आईटी का बंदा है तो आईटी से रिलेटेड अपनी चीजें पढ़ेगा, है ना। अब अगर हम हिंदुइज्म में हैं और हिंदू हैं, तो हमें अपने शास्त्रों को उठाना चाहिए, जो भी हमारे शास्त्र हैं, और जिसमें अच्छी बातें हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि वो चीजें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उनको लाएं और उनको यूज भी करें। तो सर आपको लगता है कि न्यू जनरेशन को भक्ति से कनेक्ट करने के लिए भजन बहुत बड़ा जो है एक रास्ता बन रहा है? बिल्कुल, म्यूजिक में इमोशंस होते हैं, आपके इमोशंस अगर रिलेट करते हैं तो डेफिनेटली आप उससे कनेक्ट करोगे। तो सर आपकी बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, आप क्या देखते हैं फ्यूचर भजन का और यंग जनरेशन को कनेक्ट करने का? आप कुछ अपने थ्रू सोचते हैं? देखिए, म्यूजिक मतलब फ्यूचर इन द सेंस किस वे में कह रहे हैं आप? जैसे कि अभी जुबिन नौटियाल वगैरह सिंगर्स जैसे हैं, वो लोग फिल्मी गाने छोड़ के भक्ति की तरफ थोड़ा ज्यादा टर्न हो रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी बात है ये तो। एग्जैक्टली तो बहुत। उस टाइप में आप सोच रहे हैं कुछ कंट्रीब्यूशन देने का कि आप भी कुछ हाँ, यंग जनरेशन? डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी गुडविल बने मार्केट में बिल्कुल एज ए सर, भजन। मतलब गायकी तो उतना अच्छा नहीं है, बट डेफिनेटली नहीं सर, जो वो तो हमारे- लिरिक्स हैं वो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन का भाव निकालूं, क्योंकि मैं कभी बुक्स नहीं पढ़ता। जैसे कि अगर आप बुक्स ज्यादा पढ़ो तो और भी ज्यादा अच्छे से लिरिक्स आप लिख पाओगे। हाँ, कहते हैं वो But- वोकैबुलरी बढ़ जाती है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आपको आइडियाज आ जाते हैं, है ना। बट मैंने कभी ऐसे यूज नहीं किया, क्योंकि तो टाइम ही नहीं मिल पाता, पहली बात तो। दूसरी बात है कि जो मेरे मन का भाव होता है वो मैं लिरिक्स मतलब अपना उतार देता हूँ राइटिंग में, तो वो उस चीज से आ जाता है। तो सर अभी हम जैसे प्रेमानंद जी के बारे में बात कर रहे थे, आपका कभी उनसे भेंट हुआ या मिल देखिए, पाए? मेरा मतलब पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि श्री प्रेमानंद महाराज श्री के बारे में बोलना ही बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सर। क्योंकि ये आपने भी सुना होगा, इवन जो यहाँ पे हैं सबने देखा होगा कि मेरे को ये जरूरत नहीं पड़ती कि मैं स्पेसिफिक टाइम निकाल के उनके पास एकांतिक वार्तालाप में बैठूं, क्योंकि उनके सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे वीडियोस में मिल जाता है। वो तो बिल्कुल मतलब सही जो बात है। मेरे अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं रील्स को, उसमें आ जाता है। और इवन रही दर्शन की बात, तो उनकी सोसाइटी के बाहर जाके हम रात को मिडनाइट अराउंड 1:30 से 2 बजे खड़े हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनके विषय में अपने मुख से कुछ बोलना मतलब वो बहुत छोटा चीज होगी, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप हम उनको मानते हैं, क्योंकि उनके शब्द एक एक बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इवन आपको जीने की, जो लोग बहुत डाउन हो गए थे अपनी लाइफ में, फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को लेके, वो बहुत मतलब उससे उभरे हैं। मतलब उनको एक तरह से मेडिसिन की तरह काम Yes, किया है, sir. उनके वर्ड्स ने, उनकी सलाह ने, उनके मतलब एडवाइस ने बहुत अच्छे से काम किया है। उनके व्यक्तित्व की जो बातें हुई हैं, उनके इतिहास, उनकी हिस्ट्री पे जो बातें हुई हैं कि उनकी किडनीज नहीं है, दोनों फेल हो बिल्कुल, गई दोनों हैं, किडनीज नहीं है। और उसके बाद उनका ये सर्वाइवल, मतलब उनकी बातों में वो तेज फील होता है कि बिल्कुल, चेहरे पे बहुत तेज होता है। हम तो ये मानते हैं साक्षात राधा रानी बैठी है, हम तो ये मानते हैं। तो सर बीच में भी एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि कुछ लोगों ने उनके वो रात वाले यात्रा जो वो पदयात्रा करते हैं उस पे बैन लगवाने के लिए बोला था कि बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। वो सीन क्या था? मतलब आप लोग वहां के हैं तो हाँ, आप लोग हम ज्यादा लोग अच्छे से वहाँ जानते के हैं। हैं, उस कंट्रोवर्सी पे तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जिन्होंने सवाल उठाए थे उन्होंने भी फिर अपोलोजाइज किया था, उनको माफ़ी मांगी थी। गलती सब इंसान से होती जी, है, बिल्कुल। उनसे भी हुई थी, तो उन्होंने भी बोला, और वो मेरे ख्याल से सभी जगह आया था, तो मेरे ख्याल से वो सभी से हो जाता है। बट इतना बड़ा बात नहीं है। देखिए, भक्तों की जगह वो भी वृंदावन है, और सबसे पहले वो संतों की भूमि है, और संत तो उस पर चलेंगे, संतों को कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी बात थी सर ये। बिल्कुल। सर हमारी टीम जब आप पे रिसर्च कर रही थी तो हमें पता चला कि आपकी जो म्यूजिक है, आपने जो गाया है, आपने लिखा भी है उसे,
करेक्ट। वो ज्यादातर माँ बेटी और शहीदों पे है, मतलब एक इमोशनल टच है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सब कंसेप्ट को उठाने के पीछे की कोई खास वजह जो आप शेयर करना चाहें? खास वजह तो ऐसी कुछ नहीं थी, कुछ सिचुएशन बेस्ड सॉन्ग मेरे दिमाग में आते हैं। जैसे आप मान लीजिए पैट्रियोटिक सॉन्ग था कि वो मेरे लिरिक्स लिखे हुए थे और मैंने उसकी कंपोज भी किया हुआ था। तो मेरे मन में था कि कभी समय आएगा तो मैं इसको ज़रूर मतलब लॉन्च करूँगा। ये तो किस टाइम पे आपने लिखा होगा सर ये सॉन्ग? अराउंड कोरोना से पहले। ओके। और रही बात मदर और बेटी की, तो मदर मेरे मतलब मैं मदर से बहुत क्लोज हूँ, हर कोई बेटा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेरे हाल फिलहाल में 1.5 साल हुआ है मदर को गए हुए। तभी मैं मतलब उसी दौरान मदर के रिचुअल्स चल रहे थे जो चलते हैं मतलब उनके जाने के बाद। तो उसी दौरान मैं लेटा हुआ था, तभी दिमाग में ये लिरिक्स आया, मैंने लिख डाला उसको भी। और नेक्स्ट मंथ ही मैंने उसको फिर रिलीज़ भी कर दिया। और उसके 6 महीने बाद ही, नहीं 6 नहीं 3 महीने बाद ही, अप्रैल मई जून जुलाई में मेरे भाई की बेटी चली गई। शी वॉज जस्ट 17 ईयर्स। तो उसके उसके भाव में भी मैंने फिर लिरिक्स लिखे, क्योंकि देखिए मैं अपनी चीज़ें किसी से बोल नहीं सकता हूँ, बट चीज़ें को मैं अपनी लिरिक्स में मैं उसको निकाल सकता हूँ, इसलिए I ताकि guess वो इतना कनेक्शन फील होता है हाँ क्योंकि वो एकदम हार्ट टू हार्ट निकलते हैं करेक्ट lyrics। करेक्ट। तो वो चीज़ें हैं, बट सिचुएशन बेस्ड मेरे सॉन्ग अभी और भी आएंगे, ईश्वर ना करे ऐसी सिचुएशंस हो, बट अच्छी सिचुएशंस होंगी, जैसे बेटी की विदाई हो गया या बिल्कुल। कुछ भी रिलेटेड टू अदर जो भी हमारे हिंदुइज्म में जो भी चीज़ें हैं, तो वो मेरे भाव निकालने की कोशिश पूरी रहती है मेरी। सर इन सब क्रिएटिविटी के पीछे कोई कांस्टेंट सोर्स है जो आपको इंस्पायर करती है कि हाँ ये ऐसे लाइंस होने चाहिए? इंस्पायर तो देखो मुझे राधा रानी ही करती हैं, क्योंकि मैं बोलूँ कि मेरे में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, मैं हर चीज़ पे लिख लूँगा, ये मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि मेरे हर काम में चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, मैं इन्वॉल्व राधा रानी को रखता हूँ। तो जो भी हैं श्री जी हैं, उनकी कृपा से ही सारा कुछ हो रहा है। इवन दिस इज माय सेकंड पॉडकास्ट, बट उस फर्स्ट में भी मेरा यही था कि सारा कुछ श्री जी का श्रेय है। जो आज भी यहाँ बैठा हूँ तो उन्हीं के श्रेय से बैठा हूँ, ये है। बिल्कुल। क्योंकि ईश्वर के यस और नो के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। नहीं बिल्कुल सर, उनके बिना तो कुछ पॉसिबल ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि रियल एस्टेट बहुत डिफरेंट काम है सर और म्यूजिक बहुत डिफरेंट है, मतलब वो दोनों को कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ऐसे में कभी हुआ है कि बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत हुई हो? बैलेंस बनाने में कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्या है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो लोग ही हमें इंस्पायर करते हैं कि हाँ विकास जी सराहना करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उससे हमें और ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है कि जब हमारे सामने वाले क्लाइंट हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है। क्योंकि जैसे मेरा भजन आता है मार्केट में, जी। तो वो उसको भी सुनते हैं, और मेरी जो रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस आती है वो उसको भी देखते हैं। तो वीडियोस जो रियल एस्टेट से रिलेटेड होती है उसको देख के वो मेरे को अप्रोच करते हैं, हमसे प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं। उनको लगता है कि हाँ एक जेन्युइन बंदा बैठा है वृंदावन में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत प्योर, मतलब अपनी तारीफ नहीं करूँगा, बट मैं भी अगर किसी मार्केट में जाता हूँ तो मैं भी मार्केट में सर्च करूंगा, सपोज मैं किसी और सिटी में जाता हूँ कि यहाँ पुराना रियल एस्टेट वाला व्यक्ति कौन है जो जेन्युइन जो हमें लगे, तो वो ट्रस्ट हम पे करते हैं, और दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं। ऐसा कुछ मतलब हार्ड रूल्स मुझे लगाना नहीं पड़ता उसमें। तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बीइंग अ बैचलर मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी कि बैचलर्स को फ्लैट मिलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सारे बैचलर्स की तरफ से मैं आज आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं, बैचलर्स को मिलने में दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा फैमिली का कंसर्न होता है कि जैसे सपोज एज ए फैमिली मैं अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहता हूँ, तो वो भी सोचेंगे कि भाई एक जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं एक फैमिली को ही दूं, है ना भाई, मैं अपनी प्रॉपर्टी एक फैमिली को ही दूं एज कंपैरिजन बैचलर, ये हमारी मानसिकता है। बट मेरा सोचना यहाँ पर यह है कि आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी आप दे रहे हो, चाहे बैचलर्स को दो, नो इशू, आप बैचलर्स को भी दो, लेकिन उसमें आप पूरी लीगल फॉर्मेलिटी लेके चलो। जैसे टेनेंट फॉर्म आता है आपके नियर पुलिस स्टेशन से, उसको आप फिल कराओ और उसको प्रॉपर एग्रीमेंट कराओ, तो कल को कोई दिक्कत होती है तो लीगली आप बोल सकते हो उस पर। तो ऐसा कुछ खास हार्ड रूल नहीं है कि बैचलर्स को नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर कोई अपनी सिटी को छोड़ के मेट्रो सिटी में रहने आ रहा है और उसको अपनी पढ़ाई करनी है, हॉस्टल वो अफोर्ड नहीं कर सकता है एज कंपैरिजन, अगर वो रूम लेके रहता है तो रूम सस्ता पड़ता है, तो वो उसको देना चाहिए। बट जो ऑनर है प्रॉपर्टी ऑनर, उसको पूरा लीगल फॉर्मेलिटी करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल सर, मतलब वो लीगैलिटी के बाद आप भी फ्री हैं, वो भी फ्री है और चीजें ट्रांसपेरेंट है। तो ये तो सही बात है सर कि मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो वो वैसे तो सर वृंदावन में या आप कह लीजिए ऑल ओवर इंडिया में बहुत से रियल एस्टेट वाले हैं, तो ऐसा आप में क्या है जो आप स्टैंड आउट करते हैं चीजें?
देखिए, मैं अगर अपने आप को कंपैरिजन करूं तो मेरे मार्केट में मैं सभी को बोलूँगा कि सभी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बट लोगों का ट्रस्ट हम पे क्यों जमता है, ये आप मतलब हमारा वो मान सकते हैं अच्छा कि हम पे वो ट्रस्ट करते हैं, गॉड की कृपा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जो अपना काम करते हैं, हम क्लाइंट्स को ये नहीं समझते हैं कि भई प्रॉपर्टी बेच दो और निकल जाओ। हम्म। अगर हमने उससे प्रॉपर्टी बेची है तो टिल द एंड हम उसके साथ स्टैंड है, क्योंकि वी आर प्रमोटिंग अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, कि भाई हम दूसरे की प्रॉपर्टी भी प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी में भी फ्यूचर में कुछ ग्लिच हो तो हम अपने कस्टमर के साथ खड़े हैं, है ना। कस्टमर के साथ हम फुल्ली सपोर्ट में हैं, तो यही रीजन हो सकता है कि लोग हम पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। इवन अगर हम किसी की प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी सोल्ड करते हैं और दूसरे की प्रॉपर्टीज भी सोल्ड करते हैं, तो उसमें हम केवल अपना एक सर्विस चार्ज लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 10 की चीज मैं उसको 11 में निकाल दूं। तो वी हैव ओनली, क्योंकि हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं वृंदावन में रहने के लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये अर्निंग सोर्स तो जस्ट ब्रेड एंड बटर है फैमिली को अपना सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि फैमिली को पालना है। तो यही रीजन है, यही मानसिकता हम लेके चलते हैं और यही मानसिकता हम अपने काम में भी डालते हैं, ताकि उनको भी कोई, क्योंकि वो लोग तो ऑफलाइन हो जाएंगे बट ऊपर वाला ऑनलाइन है। सही बात। करेक्ट है ना। तो बिल्कुल। वो हमारे कर्मों को देख रहा है, क्योंकि मेरा सारा जो है वो अध्यात्म से रिलेटेड होता है। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट हमसे जुड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज है हम उसको जेन्युइन रेट पे देते हैं और बिल्कुल लीगली फ्री देते हैं, कि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली सर, रियल एस्टेट का आजकल सीन जैसा चल रहा है कि बहुत मुश्किल से ट्रस्ट होता है। हाँ, इवन आप भी अगर प्रॉपर्टी लेने आते हैं तो आप भी सर्च आउट करोगे यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे कि भाई कौन, देखिए अंदर क्या है वो तो है नहीं, लेकिन जब आप अपनी व्यूज निकालते हैं सबके सामने, या फिर 2-4 बार आपकी वीडियोस कोई देखेगा या मेरी देखेगा, तो उसको कितना माइंड में कंसर्न हो जाएगा कि हाँ ये क्या बंदा है। इमेज बन क्योंकि जाती है वो बिल्कुल इंसान की। 25 प्लस होने के बाद हम इतने स्टैंड हो जाते हैं कि हम सोच सकते हैं कि ये बंदा कैसा है। तो सर ये तो रही रियल एस्टेट की बात, अब वापस आते हैं आपके क्रिएटिविटी स्किल्स पे। करेक्ट। तो राइटिंग, कंपोजिंग और सिंगिंग, इन तीनों में आपको सबसे टफ क्या लगता है? सिंगिंग। सिंगिंग सबसे टफ? सिंगिंग, मुझे सुर वगैरह कुछ ज्ञान नहीं है। मैं मेजरली जो, अगर कोई मुझसे बोले कि विकास जी मुझे इस सिचुएशन पे एक गाना चाहिए, मैं इसको लिरिक्स विद कंपोजिशन दे सकता हूँ कि इसकी ये ऐसे धुन बनाइएगा। बट सिंगिंग तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपने सॉन्ग्स, अपने जो चीजें किसी से मैं नहीं कराना चाहता, तो अपने भाव है मैं अपने भाव से निकालना चाहता हूँ। बट थोड़ी बात ठीक ठाक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं सर, वो हमारी टीम ने भी सुना और इवन आपकी वीडियोस भी हमने देखी, वो काफी सुरीला था सर। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मुझे वो लग रहा है। नहीं, वो जब स्टूडियो में जाते हैं जब पता पड़ता है अपनी कमी की किस तरह से हम लोग कहाँ। अच्छा, आप लोग ये प्रॉपर स्टूडियो में रिकॉर्ड करते होंगे ये सब करेक्ट, कुछ? वृंदावन में। तो सर आपको ऐसा लगता है ये आप डाउन टू अर्थ हैं, बट हमें तो आप बहुत सुरीले लगे। तो आप गाते भी बेहतरीन हैं, लिखते और ये सब भाव तो उसका क्या ही कहना। तो इसमें आपको जाहिर सी बात है कि तारीफ भी बहुत मिले होंगे, तो कोई ऐसा तारीफ, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको आज तक याद हो? मेरे को मतलब भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हमेशा मुझे मतलब तारीफ ही मिली है रिलेटेड टू, मतलब मेरे क्लाइंट से या फिर जो भी देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तारीफ मुझे वो अच्छी लगती है जब वो कोई भी बोलता है कि आप पे बहुत कृपा है श्री जी की, आपको ब्रज का वास मिला हुआ है। इसको सुन के बहुत मुझे सुकून मिलता है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बोले कि सिंगिंग अच्छी है, बस मेरे को जब ये कोई ये बोलता है ना तो मेरे को बहुत सुकून मिलता है उस चीज से। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ है। इसके लिए तो सर मैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही था मेरा कि आपने अपने चैनल का नाम भी रखा है वृंदावन कुंज गली जी। तो उसमें भी श्री जी का ही वास है, वृंदावन आपने नाम रखा है, तो उसके पीछे भी कोई खास वजह? ऐसी कोई खास वजह तो नहीं है। हाँ, इसके विषय में मतलब काफी लोगों ने हमें बोला है कि आपके चैनल का नेम बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा इंस्पायर वो किया है, हमें सराहना दी है। एक्चुअल में क्या था कि मेरा बेटा हुआ था तो बेटे का नाम मैंने कुंज रखा था। अच्छा। और कुंज रखने के बाद, कुंज इस नेम की जहाँ पे आपके राधा और कृष्ण मिलते हैं तो उस जगह को कुंज बोलते हैं। है ना, मतलब तो वहां से वो शुरुआत हुई। और फिर जब वृंदावन शिफ्ट हुए तो वी डिसाइड कि भी एक ओपन करते हैं चैनल अपना, और उसमें वृंदावन कुंज गली लिखते हैं हम लोग। अच्छा, ये रैंडम थॉट था? हाँ, रैंडम थॉट था। तो इस बिगनिंग स्टेज हमने उस पे फैमिली ब्लॉग्स डाले। फिर हमारे एक नेबर थे, उन्होंने बोला कि विकास जी आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है और जो सोचने का तरीका है तो वो बहुत धैर्य वाला है, तो आप रियल एस्टेट में आइए। तो मैंने उसको मना कि मैं ब्रोकर वाला काम नहीं करूंगा, मुझे जाना ही नहीं है उसमें, क्योंकि मानसिकता रहती है कि अभी एक ठप्पा लग जाता है, वो लग जाता है बैच की भी ब्रोकर है, नहीं मुझे नहीं आना। लेकिन फिर भी वो भगवान की कृपा थी तो सडनली उस प्रोफेशन में आ गए और फिर वो अच्छा चल पड़ा हमारा।
क्योंकि सर ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को कहते हैं कि ये तो मैं कभी नहीं करूंगा, आपको घूम के वही करना वही पड़ता आ है। जाना पड़ जाता। तो सर आपके लिखे भजनों में आपका सबसे फेवरेट कौन सा है, जो ऐसा हो कि आपको बोला जाए लाइफ लॉन्ग गाने तो आप लाइफ लॉन्ग गाए? नहीं, मेरे सारे फेवरेट है। हाँ बिल्कुल, आपकी खुद की मेहनत है तो वो आपके लिए वन टाइम फेवरेट जो है मैं नहीं बोल सकता कि भाई एक ही मेरा बहुत फेवरेट है। मतलब अभी एक हाल फिलहाल में मेरा भजन आने वाला है, उसको मैंने अभी ऑडियो रिलीज किया है, बट वीडियो नहीं आया, वीडियो भी उसका आने वाला है। वो भी बहुत अच्छा भजन है, उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं और एक राधा रमन के ऊपर है, उनका वो बहुत अच्छा है मेरा। और जो सबसे पहले हमने गाया था बुला लो शरण में, वो भी बहुत अच्छा है। सारे मतलब मुझे तो अपने सारे अच्छे लगते हैं बिल्कुल सर, वो क्योंकि सब आपकी में मेहनत राधा है। रानी का भाव है और कान्हा जी का भाव है। तो सर आपके जो ये म्यूजिक वगैरह हैं, ये सिर्फ अभी यूट्यूब पे आते हैं या और भी कोई नहीं, प्लेटफॉर्म? ऑल प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि सर? जैसे आपका अमेजोन हो गया या फिर एप्पल म्यूजिक हो गया और स्पॉटिफाई हो गया, इन सब पे आता है आपका। अच्छा, हमने ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है सबका। ये वृंदावन कुंज गली के नाम से ही है हर जगह चैनल? हाँ जी, आपका इंस्टा और इस सब पे आपका आ जाएगा। तो सर वैसे अभी हमें पता चला था कि आपने भी अपना ट्रस्ट सेवा स्टार्ट किया है, जी, उसमें क्या है, वो क्या स्पेसिफिक है? देखिए ट्रस्ट सेवा में हमने जो स्पेसिफिकेशन डाली है, हमारी हेल्प तो हम सभी के लिए कर रहे हैं, बट दो चीज़ों पे हम ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। Okay. जैसे कि एक तो गरीब बेटियों की शादी की, कि जितनी भी गरीब बेटियां जो हमारे संपर्क में जितने भी लोग आते हैं जो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं या जिनको हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम उनकी बेटियों की शादी में कर सकें। जैसे सामान देना, फाइनेंशियली रूप से, मतलब जहाँ भी उनको ज़रूरत लगे कि हमें इस चीज़ की कमी है तो वो हम उनके लिए स्टैंड हो। दूसरा, जो व्यक्ति वृंदावन में आता है और वो उसके पास सक्षमता नहीं है कि वो मन में भाव लेके आ रहा है कि मुझे ब्रज में रहना है, बट मैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए अर्निंग कहाँ से स्टार्ट करूं। मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास फैमिली बैकग्राउंड है, पैसा है, वो हमसे मांगे, उसके लिए नहीं। जो बिल्कुल जस्ट काइंड ऑफ पुअर है, जैसे रोड साइड बैठे हैं या फिर जिनको अपना कुछ ठेला खड़ा करना है, छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनको पूरी तरह से उनको स्टैंड करके हमने देना है। तो ये दो चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस है। बाकी तो जो हेल्प है वो सारी चली रही है हमारी। तो सर ये काम कैसे करता है, मतलब हेल्प करना, जो चीजें आप बोल रहे हैं कि शादी में हम हेल्प करेंगे या बिजनेस सेटअप करने में, तो उसमें मॉनेटरी पावर लगती है बहुत ज्यादा, तो वो सब कैसे आप मैनेज करते हैं? आपके ट्रस्ट कैसे करते हैं? ट्रस्ट का जो हमारा था, हमारे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो हमारे साथ एड ऑन है, उन्होंने ही हमें ये एक तरह से एडवाइस किया था कि विकास जी आप ऐसा कुछ स्टार्ट करो, क्योंकि हम लोग तो टाइमली वृंदावन आ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे तो एक ट्रस्ट हमारा आपसे रहेगा कि हाँ एक अच्छे व्यक्ति के माध्यम से वो चीज़ें वहाँ यूज़ हो रही हैं और हम समय पे महीने में आपको वो चीज़ें दे पाएंगे, मतलब ट्रस्ट के लिए। तो हमारा दान भी लगेगा, क्योंकि कहते वृंदावन में दान करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। कहते हैं कि वृंदावन में अगर आप एक रात भी गुजारो तो उसके लिए भी आपके कई कर्मों का फल होता है कि जो आपको एक रात गुजारने का मौका मिलता है। ओह अच्छा, ऐसा है, मतलब हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं और हमारे महाराज श्री भी कहते हैं, और हमारे महाराज श्री तो वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते। खैर हाँ, वो इवन वो प्रयाग भी नहीं गए थे शायद, इसी वो वजह कहीं से नहीं जाते, उनके लिए सारे धाम वहीं पर हैं। तो ये चीज हमने सोच के ट्रस्ट शुरुआत की। इवन सिंगल हमारा आइडिया नहीं था, मतलब हमारे क्लाइंट्स थे, उन्होंने हमें बोला कि आप स्टार्ट करो, तब ये चीज़ हमने स्टार्ट की। और सबसे पहले हमने इसमें जो मुहिम अपनी उठाई वो दो ही उठाई। एक, गरीब कन्याओं की शादी में हम मदद करेंगे, वो कर भी रहे हैं, और जितना भी हमसे ट्रस्ट के माध्यम से या हमसे जो भी जुड़ पाता है, एड ऑन हो पाता है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर पाते हैं। सर तो अभी तक लाइक कितने सक्सेस हुए हैं? जैसे अभी हमने जनवरी में स्टार्ट किया, तो अभी जनवरी से और मार्च तक, अभी मार्च में भी है एक शादी 20 के आसपास, तो ओवरऑल 5 के आसपास हमारी, मतलब हमने हेल्प किया 5 शादियों में। सर 2 महीने में 5 शादियां? हाँ, इवन जो हमारे सराउंडिंग एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब जैसे मान लीजिए कोई गार्ड है, स्वीपर है, उनको भी हमने बोला हुआ है किसी के पास भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप प्लीज उनको लेके आइएगा। तो मार्केट में वो पूरा हमने सर्कुलेट किया हुआ है। तो सर अभी जैसे अब होली का टाइम है कह लीजिए, और इस सब बीच में बरसाने की होली बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत ज्यादा। तो आप वहां के रहने वाले हैं, आपकी क्या राय है इस पे? राय तो यह है कि आनंद बहुत आता है वहाँ पे। होली, मतलब ब्रज की होली देखने समस्त संसार वहाँ पे आता है, जगह जगह से लोग वहाँ पे आते हैं। तो सर जैसा कि आपने कहा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो कि आप वृंदावन से हैं। वृंदावन खुद में ही बहुत
दिव्य मान लीजिए, वो कहा जाता बिल्कुल। है कि कहते हैं वृंदावन में चप्पल पहन के भी नहीं चलना हाँ, चाहिए, वो बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, का पूरा जगह एक धाम है। बिल्कुल। उन सब पर आपकी क्या राय है? देखिए, वृंदावन एक भाव की जगह है। वृंदावन मैं मानता हूँ कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं वीकेंड पे 2 दिन वहाँ बिताना चाहूँ, जी। तो मेरे हिसाब से उसको नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर वो सोच के जाए कि वृंदावन में मुझे राधा रानी को फ़ील करना है या फिर कान्हा को फ़ील करना है, तो वहाँ ऐसी बहुत दिव्य स्थली है जहाँ बैठ के वो चीज़ें वो फ़ील कर सकता है। लेकिन फ़ील उसी को होगा जो वो महसूस करता है, जो सोचता है। अब जैसे हम हैं, हम लोग जाते हैं मंदिरों में, इतना क्राउड होता है, मंदिरों में हम नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश फैमिली को लेके, अकेले तो हम फिर भी चले जाते हैं। तो हम यमुना किनारे बैठ जाते हैं, जो कि वहाँ पौराणिक जगह है, क्योंकि कृष्ण काल की ये पौराणिक समय की चीजें हाँ। हैं भी। यमुना उस समय पे भी थी और अभी भी है। तो अगर आप वहाँ बैठते हो और अपने गुरु नाम की माला करते हो, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा जो आपको फील कराएगा कि यहाँ वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं आपके। तो वहाँ की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे निधिवन है। हाँ सर, निधिवन निधिवन बहुत के बारे में बताइए, उसके बारे में बहुत सुना है हमने। निधिवन में आज के समय भी 8 साढ़े 8 बजे के बाद वो पूरा प्रांगण बंद हो जाता है। मतलब गेट वगैरह सब लगा दिए जाते हैं और नेचुरल चीज यानी कि जो आपकी चिड़ियाएं हैं, बंदर हैं, वो भी वन से बाहर निकल जाते हैं। निधिवन से? हाँ, और निधिवन में एक मंदिर है जो शयन कक्ष है राधा कृष्ण का। वो उसमें सारा चांदी का उनका सामान है, जैसे उनका पलंग है चांदी का, उनका ड्रेसिंग टेबल है चांदी का। अच्छा। तो उसमें रात को जो पंडित जी हैं जो सेवा करते हैं, उसमें बीड़ा पान लगा के रखते हैं, लड्डू रखते हैं उनके लिए। और जब सुबह को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे वो खुलता है दरवाज़ा, तो सब दर्शन के लिए आते हैं। मैं भी दर्शन के लिए गया हूँ कई बार। तो वहाँ जो उनको दातुन दी जाती है वो चबी हुई मिलती है, और पान उनके खाए हुए मिलते हैं, और लड्डू उनके टूटे हुए खाए हुए मिलते हैं, प्रॉपर चबे हुए। और इवन जो दातुन है वो तो मैं भी लेके आया हूँ और मेरे घर के मंदिर में रखी हुई है चबी हुई दातुन। तो मतलब वो रियलिस्टिक चीजें हैं, बट उसके लिए है जो मानता है, जो भाव है। हाँ, सही मेरे बात लिए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवन सभी के लिए है जो ब्रज में जाते हैं इसी भाव से। जी से तो, और अभी तो होली का ही समय चल रहा है, बिल्कुल। और कहते हैं कि बहुत दिनों की होली चलती है बरसाने की। अराउंड 40 डेज मान के चलो, मतलब 40 दिन से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बसंत रखा जाता है, वहाँ होली का फंक्शन शुरू हो जाता है, और मार्च में आके और भी पीक पे बढ़ जाता है वो। तो सर ये अलग अलग टाइप की होली खेली जाती है ना वहाँ पे? हाँ, जैसे बरसाना में लड्डू होली है, लठमार होली है। इनके अलग अलग चीजें हैं कि किस रीजन से मनाई जाती है, लेकिन आनंद बहुत आता है। सखी रूप में वहाँ बहुत मिलते हैं आपको, कि परिक्रमा होती है पूरे बरसाने की। तो होली के दिन क्राउड तो बहुत होता है वहाँ पे। अगर आप जा रहे हैं फैमिली के साथ तो संभल के जाएं, क्योंकि क्राउड बहुत होता है वहाँ पे, क्योंकि काफी दूरी से पहले ही सारी कन्वेंस रोक दी जाती है, कोई जा नहीं सकता, पैदल का जाने का वो हो जाता है सारा रास्ता। लेकिन वो होता है कि बरसाने की होली फेमस है। फेमस है। हर टाइप की जो होली होती है उसके पीछे की एक अलग स्टोरी होती है, वो गोपी और ग्वालों के बीच की वो। बिल्कुल, बहुत रहस्यमयी स्टोरी है। मतलब उसके लिए आप एक बार वहाँ जाएं, उन चीज़ों को देखें। मंदिर है, मंदिरों में भी आपको पंडित जी हैं, सारी चीज़ें बताएंगे आपको, तो बहुत आनंद आता है वहाँ। तो सर आप मानते हैं कि जो वृंदावन, गोकुल, मथुरा, इन सब की जो ऑथेंटिसिटी थी वो कहीं बरकरार रखी गई है, या वो नवीनीकरण के चक्कर में सब नया कर दिया गया है? नहीं, नया तो इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए क्राउड बढ़ रहा है, और जब क्राउड बढ़ेगा तो लोगों को सुविधा भी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो पुरानी चीजें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, वो बिल्कुल नहीं खत्म होंगी, क्योंकि लोग ही राधा कृष्ण के पीछे वहाँ जा रहे हैं, तो वो चीज कैसे खत्म हो सकती है। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि कलयुग में अब जितना भी चीजें आगे चल रही हैं, यंग जनरेशन के दिल में भी मतलब भक्ति भाव बढ़ रहा है। मैंने ये देखा है। पहले यंग जनरेशन इतना नहीं जाता था वहाँ पे। अगर मैं कोरोना की बात भी करूँ, उससे पहले के भी, ज्यादा पुराना टाइम नहीं, 4 साल पुराने की बात है, तब भी लोग इतने नहीं जाते थे। लेकिन अब जो है यंग जनरेशन भी जा रही है, ओल्ड एज तो जाता ही है, यंग जनरेशन भी बहुत जा रहा है वहाँ पे। तो भक्ति भाव है तभी वो जा रहा है। आखिर में अगर आप राधा रानी के चरणों में कुछ अपना थॉट रखना चाहें तो हम उसके बाद पैकअप करें। राधा रानी के चरणों में थॉट तो हम रखने वाले कौन है, खैर वो इतने दयालु हैं कि कहते हैं कि अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं और उनको चाहते हैं कि आप उनको पाएं, तो राधा रानी का नाम स्मरण करें, तो कृष्ण स्वयं ही भगे भगे चले आएंगे आपके उनके पीछे। क्योंकि राधा नाम का स्मरण इतना बड़ी ताकत है कि अगर आप उसको स्मरण करते हैं, रटते हैं, या एक माला जाप भी डेली का करते हैं, तो कृष्ण कृपा अपना आप आपके पीछे खड़ी रहेगी। तो दोनों की कृपा आपके साथ रहेगी। चलिए, तो मैं
मानती हूँ कि राधा रानी का यही मैसेज कह लीजिए जो आप हमारी यूथ को, हमारे दर्शकों को देना चाहते थे, कि बिल्कुल उनका नाम लेना चाहिए, उनके नाम बिल्कुल। में जो अगर आप हिंदुज्म में हैं और अपने देखिए सभी देवी देवताओं में समान शक्तियां हैं, सभी बिल्कुल, वो तो एक ही शक्ति है, लेकिन मैं राधा रानी को मानता हूँ तो मैं उनके विषय में बात करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है वृंदावन आना तो अपनी फैमिली के साथ बैठे, सुबह शाम उनके नाम की माला स्मरण जरूर करें और एक आध्यात्मिक शांति आपको मिलेगी। और एक बहुत, जैसे कहते हैं लाइफ में टेंशन ऐसी आती है कि इसका कोई निचोड़ मतलब सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा हमें लाइफ में, तो अगर आप वो जपेंगे तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना विकास कृष्णात्रे जी की जर्नी, उनका भक्ति संगीत से प्यार और वृंदावन की दिव्यता। हर सुर, हर शब्द जब प्रेम और भक्ति से जुड़े होते हैं तो वो सिर्फ संगीत नहीं, एक अनुभव बन जाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक राधा रानी और कृष्णा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री राधे।